नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और मेरे साथ है मेरे खास मेहमान शारदा ओनिस त्रिपाठी। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि गांधी के राम राज्य की कल्पना कैसी थी और हमारा जो आज का राम राज्य है वो कैसा है। बहुत बहुत स्वागत है ओनिश आपका। धन्यवाद विशाल। ओनिश, तो मेरा पहला सवाल ये है आपसे टॉपिक पे आने से पहले कि आखिर ऐसा 70 सालों में क्या हुआ कि जिस आदमी ने हमें आजादी दिलवाई, जिसको गोली लगने के बाद उसके अंतिम 2 शब्द होते हैं हे राम, वो इंसान आज के भारत में मुस्लिम परस्त हो गया। वो इंसान आज के भारत में ब्रिटिशों का एजेंट हो गया। और जो लोग घूम घूम के पूरे भारत में ये बोलते थे कि आप लोग ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कीजिए, ब्रिटिश आर्मी को मजबूत करने का काम कीजिए, वो आज देशभक्त हो गए। ये इतिहास पूरा 360 डिग्री कैसे पलट गया? विशाल, सबसे पहली बात कि ये हमारा दुर्भाग्य है और हमारे लिए अभिशाप है कि हम एक पितृहंता समाज हैं। हम एक पितृहंता देश है जिसने आजादी मिलते ही अपने पिता की हत्या कर दी। जो लोग गांधी को ये कहते हैं कि वो अंग्रेजों के एजेंट थे या वो लोग जो आजादी के खिलाफ थे, आजादी की लड़ाई में के विरोध में थे, अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाते थे लोगों का, और जो वो आज राष्ट्रभक्त हो गए, और जो गांधी जिन्होंने अपने सीने पे गोली खाई भारत माता के लिए, वो उन्हें एक तरह से ब्रिटिश एजेंट कहा जाने लगा। इसके पीछे हमारा दुर्भाग्य ये है कि भारत और भारतीयों ने सबसे कम गांधी को पढ़ा, और जितना कम पढ़ा उससे कम समझा। जी, गांधी के विचारों को दुनिया भर में पढ़ा गया और समझा गया, लेकिन भारतीयों का दुर्भाग्य यह है कि भारतीयों ने सिर्फ प्रोपेगेंडा से गांधी को जाना। जी, आज की जो युवा पीढ़ी है भारत में, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने राष्ट्र निर्माताओं को पढ़ सके। और उस दौर में जब आप प्रोपेगेंडा के शिकार होते हैं, एक झूठ, फेक न्यूज या किसी के बारे में गलत विचार या समाचार जब प्रसारित होने लगता है, तो आप देखते हैं वो लगातार उसका माध्यम इतना व्यापक हो गया है कि गांधी हो या कोई भी हो इस समाज में, वो उसका शिकार हो जाता है। और गांधी के साथ दुर्भाग्य से भारत ने यही किया कि पढ़ने से ज्यादा, समझने से ज्यादा उन्हें सिर्फ प्रोपेगेंडा में देखा गया। और इसके पीछे हम युवाओं के साथ साथ एक वो पिछली पीढ़ी भी है जिसने हमें गांधी को, ऐसा नहीं कह सकते पढ़ने नहीं दिया, या हम तक वो बात गांधी की नहीं पहुंच पाई जो सच में हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए थी। गांधी अपने युग में, ये वो शाश्वत सत्य है कि गांधी अपने समय में और आज भी दुनिया में, आप जीसस क्राइस्ट देख लें, बुद्ध देख लें, महावीर देख लें, जितने लोगों को इन लोगों ने या पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन काल में जितने लोगों को प्रभावित किया होगा, उससे ज्यादा लोगों को, उससे ज्यादा मास पॉपुलेशन को गांधी ने अपने जीवन में प्रभावित किया है डायरेक्टली। बिल्कुल। उस व्यक्ति के बारे में अगर हम सिर्फ प्रोपेगेंडा से जानते हैं, हम उन्हें पढ़ने के लिए किताबों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उनको पढ़ने के लिए उनके द्वारा लिखी गई बातों का, उनके द्वारा कही गई बातों का, उनके लेखन का इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ किसी प्रोपेगेंडा के थ्रू उनको जानते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य है। और इस चीज को वो लोग जो स्वयं अंग्रेजों के एजेंट थे, जिन्होंने ये आजादी झूठी लगी, जिन्होंने अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती कराने के लिए योजनाएं बनाई, उनका वो लगातार चाहते थे कि आजादी के लिए जो महात्मा गांधी लड़ रहे थे, जो संपूर्ण क्रांतिकारियों का एक दल जो भारत की आजादी की लड़ रहा था, जो उसके खिलाफ एक वर्ग था, उस वर्ग ने सिर्फ और सिर्फ गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार किया। जी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे नायक नहीं है जी, आजादी के आंदोलन में, भारतीय आजादी के संघर्ष में हमारा कोई नायक नहीं है। तो जो सबसे बड़ा नायक है, उसे आप कैसे उसको मलिन कर सकते हैं, उसकी आभा को, उसके छवि को और उसके उस महान व्यक्तित्व को आप कैसे धूमिल कर सकते हैं। और वो प्रयास निरंतर जारी रहा, और जिसका परिणाम हम देखते हैं कि 70 वर्ष बाद जी, एक दौर ऐसा, इसकी बहुत जरूरत है कि गांधी को पुनः पढ़ा जाए, उनका लेखन और उनका जो जीवन व्यक्तित्व है उसको आम जनमानस तक, लोगों तक फिर से उसको पढ़ा जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। जी। अवनीश, आइंस्टीन ने एक बात बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी कि इस दुनिया को भरोसा नहीं होगा 200-300 साल बाद कि एक हाड़ मांस वाला व्यक्ति, मतलब गांधी के लिए उन्होंने बोला था कि उसने मतलब अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया, जिसने अहिंसा के दम पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। और हम तो देख रहे हैं कि 300 साल तो बहुत दूर की बात है और ये बात तो 70 साल में ही सही हो गई। और ये भी दुर्भाग्य है
कि जिस देश में गांधी है, मतलब आज आप देखेंगे, मुझे मालूम लगता है कि कम से कम 150 देशों में गांधी की मूर्तियां हैं जहां पे गांधी की इज्जत की जाती है। लेकिन अपने ही देश में गांधी को इतनी गालियां क्यों पड़ती हैं? और इसके पीछे अगर किसी का आप नाम ले सकते हैं, किसी जो गांधी का महान व्यक्तित्व था उसके दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। आप सोचिए, जो जो देश 200 वर्ष तक किसी देश पर शासन करता है, उसके किसी नायक के, उसके किसी नेता की मूर्ति अगर उस शासक के देश में लगी हो तो कितनी बड़ी बात है। आप जी देखिए, सैकड़ों, मैं दर्जनों ऐसी जगह हैं इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, जहां गांधी की प्रतिमा है, गांधी पे लेक्चर्स होते हैं, गांधी स्क्वायर्स हैं। तो आप देखिए, इस तरह के कई मेमोरियल्स हैं गांधी के। ब्रिटेन में मैं बात कर रहा हूं, दुनिया भर में तो ये 150 से अधिक हैं, जी पर ब्रिटेन ने स्वयं स्वीकारा है गांधी को। भारत के साथ यह दुर्भाग्य रहा शुरू से कि भारत में एक वैसा वर्ग था जो शुरू से हिंदू और मुस्लिम एकता के खिलाफ था, और गांधी हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द के सबसे बड़े सजग प्रहरी और रक्षक थे। जी उन्होंने भारत की कल्पना बिना अल्पसंख्यकों के कभी नहीं की। जी गांधी के भारत में अल्पसंख्यकों को उतना ही अधिकार था जितना बहुसंख्यकों को था। जी लेकिन भारत में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ 1920 के दशक में, जिनके लिए भारत सिर्फ हिंदुओं का राज था। उनकी परिभाषा में भारत सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं का राज था, और जिसमें मुसलमानों को वो अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए थे जो कि गांधी जिसकी पैरोकारी करते थे। जी तो गांधी के खिलाफ ये घृणा, ये हिंसा, ये नफरत इसी बात से हुई कि गांधी कैसे अल्पसंख्यकों को भी बहुसंख्यकों के बराबर रख सकते हैं। पर यह गांधी का विराट व्यक्तित्व था, गांधी का एक शाश्वत विचार था, जिसने ये कल्पना की कि एक राष्ट्र जिसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सबके समान अधिकार होंगे, जी सभी जी नागरिकों के समान अधिकार होंगे, उनको समान स्वतंत्रता होगी, और उनका देश के संसाधनों पर और देश में उतना ही हक होगा जितना बहुसंख्यकों का है। वो एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो 1920 के दशक में उभरे, जिन्हें ये बात हजम नहीं होती है। 1920 के दशक में वो एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस उभरे, हिंदू महासभा, आरएसएस, जिन्हें ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात अखरती थी। जी इस कारण वो गांधी उनके कभी चहेते नहीं रहे। एक तबके में, एक समाज के एक तबके में गांधी के प्रति हिंसा, घृणा, नफरत, और उनके साथ साथ उनको डिस्क्रेडिट करने के कई तरीके, पैतरे अपनाए गए, जी जिसका परिणाम ये रहा कि दुनिया भर में पूजे जाने वाले गांधी आज भी भारत में एक वर्ग के द्वारा नफरत उनके लिए है। एक वर्ग के भीतर गांधी के लिए नफरत है, क्योंकि वो यह नहीं चाहते कि भारत का जो सामाजिक सौहार्द, जिसकी कल्पना गांधी ने की थी, जिसकी कल्पना अम्बेडकर ने की थी, जिसकी कल्पना नेहरू ने की थी, वो फलीभूत हो। और गांधी इसके लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे। जी अभी 11 साल से भारत में जो राम राज्य चल रहा है और जो गांधी के राम राज्य की कल्पना थी, उन दोनों में कितना अंतर है? विशाल, गांधी कई लेखों में अपने और कई वक्तव्यों में गांधी ने अपने रामराज का जो उनका विचार था, जो उनकी कल्पना थी, उसको लिखा है, उसको व्यक्त किया है। गांधी के रामराज में, गांधी का रामराज जो एक ऐसा समाज था, एक ऐसा आदर्श समाज था जहां सब असमानता नहीं थी, जहां पर भेदभाव नहीं था जाति, धर्म, लिंग के आधार पे, जहां पर स्वामित्व और गैर स्वामित्व, पोजीशन और नॉन पोजीशन के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। जी गांधी के रामराज में जो आखिरी व्यक्ति है किसी पायदान पे, किसी कतार का जो आखिरी व्यक्ति है, उसके भी पास भी उतना ही अधिकार था जितना कि पहले व्यक्ति के पास है। जी गांधी के रामराज में महिलाओं के पास पुरुषों के बराबर अधिकार थे। गांधी के रामराज में जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो नहीं था। गांधी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। गांधी कहते हैं द बेस्ट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट विच गवर्न्स द लेस। वाह जी गांधी की परिकल्पना होती है कि वह सबसे अच्छा शासन वही है जिसमें सबसे बेहतरीन सत्ता वही है जिसमें शासन न्यूनतम, जी और लोग अपने मौलिक आदर्शों के नैतिक मूल्यों के आधार पर गवर्न हो। जी गांधी का रामराज एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है जिसमें सबके पास बराबर हक है, बराबर अधिकार है, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो। जी गांधी का रामराज कभी विभेद नहीं करता है। गांधी का रामराज सदैव भारत को
एकजुट देखता है जिसमें भारत के हर व्यक्ति की सहभागिता हो। जो आज की राम राज की हम कल्पना, जो आज हमारे सामने राम राज्य है, वह रामराज गांधी के रामराज से बिल्कुल इतर है। जी हम आज के जो राम राज की कल्पना कर रहे हैं, वो हम मेजोरिटेरियन बहुसंख्यक राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, बहुसंख्यक राज्य की कल्पना कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों एक दिल्ली के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुन रहा था, वो आरएसएस से विचारक है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों से उनके अधिकार छीन लेने चाहिए, वोटिंग अधिकार छीन लेने चाहिए। मुझे नहीं लगता गांधी ने कभी अपने राम राज्य में ऐसी कल्पना की होगी कि मुसलमानों से कोई अधिकार छीन लिया जाएगा, या किसी भी सिखों से, बुद्धिस्टों से, या किसी भी अल्पसंख्यक से कोई अधिकार छीन लिया जाए। तो गांधी का राम राज्य एक ऐसा कल्पना थी जिसमें हर व्यक्ति के पास समान अधिकार है। और गांधी के राम राज्य में आप देखेंगे कि ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला था कि अगर आपके पास अधिक संपत्ति है, संपत्ति कहीं संचय नहीं होगी किसी व्यक्ति के पास। गांधी के राम राज्य में आप अपने संपत्ति के ओनर नहीं है, ट्रस्टी हैं। जी उस ट्रस्टी होने का मतलब कि आप अपने संपत्ति को सिर्फ के देखभाल कर सकते हैं। यू आर जस्ट अ केयर टेकर ऑफ ए प्रॉपर्टी। आपको जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करिए, और उसके बाद वो राज्य की संपत्ति हो, जी वो लोगों की संपत्ति हो। जी गांधी के राम राज्य में लेस गवर्नेंस की बात है। और आज जिस हम राज की कल्पना कर रहे हैं, उसमें देखिए कि गवर्नेंस कितना, वी आर ओवर गवर्नड। जी Even we don't have right to protest. We don't have right to dissent. जी Even every single voice of dissent is being like curbed. हर वो छोटी छोटी आवाज जो डिसेंट की है, उसे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। गांधी के राम राज में अभिव्यक्ति की, धार्मिक स्वतंत्रता की संपूर्ण आजादी थी, जो कि अब के राम राज में नहीं है। और गांधी का राम राज समावेशी था, वह सबको एक बराबर अधिकार देता था। जबकि अब जो जिस राम राज की परिकल्पना या जिस राम राज का झंडा ढोया जा रहा है, वो बहुसंख्यकवाद के पर आधारित है, जहां बहुसंख्यकों के लिए बेहतर अधिकार की मांग होती है, और जहां ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को हम कम अधिकार देंगे। ये गांधी का राम राज्य नहीं है। जी जी अनिश, हमने देखा है कि बहुत दिनों से, जब से नेपाल में हिंसा हुई है, उसके बाद अनफॉर्चुनेट था लेकिन लद्दाख में भी थोड़ी हिंसा हो गई, तो जो हमारी मीडिया है, जिसको आप गोदी मीडिया भी मतलब हम लोग प्यार से गोदी मीडिया भी कहते हैं क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं, तो उन लोग ने एक नैरेटिव चलाना स्टार्ट किया कि भारत में कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वैसा ही हिंसा भारत में भी हो जैसा पहले नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। तो क्या आपको लगता है कि जो देश, हमारा इतना बड़ा देश जो अहिंसा के रास्ते पर चलता हुआ इतने बड़े साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर से लड़ गया, उस देश में आप कहीं वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए जगह देखते हैं? विशाल, जब गांधी नॉन वायलेंस या अहिंसा की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा देश, कई बार उन्होंने 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने जो है कि अपना मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे लोग, ये देश और ये समाज अभी इस अहिंसा से उसको तैयार करना होगा। अभी हम उतने परिपक्व और उस तैयारी के साथ अभी हम उतने मैच्योर नहीं है। तो इस कारण उन्होंने जो है कि उस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया 1922 की हिंसा के बाद। और सदैव गांधी इस बात को मानते थे कि हिंसा सबसे बड़ा हथियार है। इट इज पावर ऑफ द पावर, वेपन ऑफ द पावरफुल। और जहां तक बात रही कि क्या भारत जैसे देश में नेपाल, बांग्लादेश जैसे हालात आ सकते हैं, हम गांधी हमेशा ये कहते थे कि सही अर्थ, सही एंड के लिए, सही लक्ष्य के लिए या पवित्र लक्ष्य के लिए हमें पवित्र रास्तों का चयन करना होगा। जी, फॉर राइट मीन्स टू राइट, फॉर राइट एंड्स वी हैव टू गो थ्रू राइट मीन्स। हमें पवित्र लक्ष्य के लिए पवित्र रास्तों का चयन करना होगा। इसलिए सदैव गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुना। हम गांधी के वंशज हैं। हमने देखा है कि हमने अपनी आजादी को किस तरह अहिंसा के दम पे लिया है। तो कई बार हम देखते हैं कि भारत में प्रोटेस्ट होते हैं और वो वायलेंट हो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो भी भारत में प्रोटेस्ट होता है, अधिकतर प्रोटेस्ट या लगभग सारे प्रोटेस्ट भारत में जो हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका आधार जो है अहिंसा ही रही है। जी बिल्कुल, उसका आधार गांधी के अहिंसा का फिलॉसफी ही रहा है। जी, और जिन प्रोटेस्ट में या जिन
जिन जिन प्रोटेस्ट में हम अहिंसा देखते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं कि कई बार राज्य द्वारा वो प्रेरित होता है। जी पहले पुलिस आती है, पुलिस प्रोटेस्ट को रोकने के नाम पे कहीं पे कुछ टीयर गैस या कुछ रोकथाम करने के नाम पे लाठीचार्ज होता है और फिर हिंसा भड़कती। हमने कभी ऐसा नहीं पाया कि जो प्रोटेस्टर्स हैं इंडिया में या जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने कभी डायरेक्टली हिंसा का रास्ता चुना है। जी क्योंकि हमने सदैव गांधी को देखा है, हम गांधी को पढ़ते और देखते हुए आगे बढ़े हैं। हमारे आधार में, हमारे भारतीय लोकतंत्र के आधार में अहिंसा निहित है। जी और इसलिए हम देखते हैं कि हमने सदैव भारत में चाहे जिस भी स्तर के बहुत बड़े बड़े आंदोलन है, जेपी का आंदोलन हुआ, अन्ना का आंदोलन हुआ, और उसके बाद फिर आप लद्दाख का प्रोटेस्ट देख लीजिए। ये सारे जो प्रोटेस्ट हुए भारत में या उससे पहले के भी जितने प्रोटेस्ट भारत में हुए, उनका आधार सदैव अहिंसा रही है। जी क्योंकि हमने पता है कि एक पवित्र लक्ष्य के लिए हमें पवित्र रास्ते का चयन करना है, जो कि गांधी का संदेश था। बिल्कुल। लेकिन इन सब तमाम प्रोटेस्ट में आप देखें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती है, क्योंकि एक लार्ज मास ऑफ पीपल को आप कई बार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कई जगह ऐसी बातें हैं, स्टेट भी चूंकि प्रोटेस्ट को कर्ब करना चाहता है तो कुछ फ्रिंज एलिमेंट इसमें इंस्टॉल करता है, जो कि वायलेंट हो जाते हैं और ऐसे मीन्स को अपनाते हैं जो कि एक तरह से नॉन वायलेंट हो, और उसके बाद स्टेट को मौका मिलता है कि वो प्रोटेस्ट को कर्ब कर सके। लेकिन भारत में जितने भी मूवमेंट हुए आप देखेंगे कि उन्होंने सदैव हिंसा का ही रास्ता चुना है। और विशाल, जैसी बात रही बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसी स्थिति भारत में होने में, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में, बहुसंख्यक लोग मानते हैं कि भारत का जो युवा वर्ग है या भारत का जो सिविक सोसाइटी है, वो एक जो उनका फाउंडेशन है वो पीस, वायलेंस, टॉलरेंस के ऊपर आधारित है। हमने गांधी, नेहरू, सरदार पटेल को पढ़ के और उनको समझ के हम आगे बढ़े हैं, तो हमारा आधार हमेशा नॉन वायलेंट रहा है। जी तो इन देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका जैसे हालात भारत में हो, ये मुझे नगण्य लगता है। और मुझे तो ये एक बात याद आती है कि किसी ऑफिसर ने, या मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पे हिंसा 24 घंटे से ज्यादा चलती है तो मान लीजिए वो राज द्वारा, इट इज लाइक राज द्वारा प्रेरित और पोषित है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। बिल्कुल। तो कई बार जो स्टेट्स कर्व करने के लिए भी प्रोटेस्ट को इस तरह डिरेल करने के लिए इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स इंस्टॉल करते हैं। पर मुझे लगता है कि जो हमारा फाउंडेशन है भारत का, और जो आइडिया ऑफ इंडिया है सेक्युलरिज्म का, फ्रेटर्निटी का, हमें नहीं लगता कि हमारा सौहार्द इतना, हमारा सामाजिक सौहार्द इतना मजबूत है, इसका फ्रेमवर्क इतना मजबूत है कि हम कभी नॉन वायलेंट रास्ते पे बढ़ेंगे आगे, अगर स्टेट नहीं चाहता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू विशाल।